अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, 9th क्लास आपके बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 7 का लेक्चर नंबर 4 है और आपका टॉपिक है एटीपी। और प्रीवियस लेक्चर में भी आपने एटीपी के बारे में पढ़ा था। और एटीपी क्या है? द सेल्स एनर्जी करेंसी, सेल की एनर्जी की करेंसी है। एमसीक्यूज याद रखिएगा, सेल की एनर्जी करेंसी को आप एटीपी कहते हो और आपने सीखा था। और ये पार्ट 2 है, इस टॉपिक का पार्ट 2 है। पार्ट 1 हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर किया था। सो एटीपी द सेल्स एनर्जी करेंसी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट सेल की एनर्जी करेंसी। तो आपने कहा था कि ये सेल की बड़ी एनर्जी करेंसी होती है और एटीपी से बहुत सारे काम होते हैं। और ये खुराक से क्या करता है? खुराक से हासिल होता है। खुराक की जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन होती है तो वहाँ से एनर्जी खारिज होती है, उसमें से कुछ एनर्जी को एटीपी में तब्दील किया जाता है। एटीपी के बांड में फिर एनर्जी क्या हो जाती है? ज़खीरा हो जाती है। और एटीपी में आपने 3 सब यूनिट पढ़े थे। मैं दोबारा एटीपी की डायग्राम बना देता हूँ। एटीपी में सबसे पहले जो चीज़ होती है वो एडेनिन होती है। सबसे पहली चीज़ क्या होती है? एडेनिन होती है, जो कि डबल रिंग नाइट्रोजनस बेस है। डबल रिंग नाइट्रोजनस बेस है। आपकी किताब में इस तरह की एक रिंग स्ट्रक्चर बनी हुई है, इसको कहते हैं एडेनिन। एडेनिन। और उसके बाद एक 5 कार्बन शुगर है और उसको हम राइबोज कहते हैं। उस 5 कार्बन शुगर को राइबोज कहते हैं। तो ये आपस में इस तरह जुड़े हुए हैं। ये 5 कार्बन शुगर है, 5 कार्बन शुगर है, जिसका नाम क्या है? राइबोज। राइबोज इसका नाम है। अब ये दोनों जब मिल जाती हैं तो इनको बोलते हैं एडिनोसिन। एडिनोसिन। और एडेनिन क्या है? ये डबल रिंग नाइट्रोजन बेस है। डबल रिंग नाइट्रोजन बेस। डबल रिंग नाइट्रोजन बेस क्या होती है? एडेनिन होती है। उसके बाद 5 कार्बन शुगर को राइबोज कहते हैं और इन दो को मिला के एडिनोसिन कहते हैं। सो एडिनोसिन में 2 चीज़ें आ जाती हैं, एडेनिन और राइबोज दोनों मिलाएंगे तो क्या बनेगी? तो बनेगा एडिनोसिन। एडेनिन प्लस राइबोज, ये 2 चीज़ें मिल जाए तो बन जाती है एडिनोसिन। जबकि अकेली एडेनिन क्या है? डबल रिंग नाइट्रोजन की बेस है। और राइबोज अकेले क्या है? 5 कार्बन पे मुश्तमिल पेंटोज शुगर है, या 5 कार्बन पर मुश्तमिल शुगर है, पेंटोज शुगर है, या नाम है इसका राइबोज। इन दोनों को जब मिला देते हैं तो जो नया केमिकल बनता है, जो नया कंपाउंड बनता है, उसको बोलते हैं एडिनोसिन। 3 सब यूनिट होते हैं एटीपी में। कितने सब यूनिट? 3। एक हो गया एडेनिन, दूसरा राइबोज, और 3 फास्फेट। कितने फास्फेट? 3 फास्फेट। किस चेन में? लीनियर चेन में, सीधे सीधे 3 फास्फेट। ये एटीपी की स्ट्रक्चर है। सो तीसरा जो यूनिट होता है, ये अक्सर पूछते हैं कि सब यूनिट बताएं एटीपी के। सब यूनिट्स ऑफ एटीपी, ये एक शार्ट क्वेश्चन है कि एटीपी के सब यूनिट्स बताएं। आप पहले नंबर 1 लिखते हो एडेनिन, 2 लिखते हो 5 कार्बन, और एडेनिन के बारे में बता भी देते हो कि डबल रिंग नाइट्रोजन की बेस है। दूसरे नंबर राइबोज, 5 कार्बन पर मुश्तमिल शुगर है। और आप तीसरे नंबर पर कहते हो 3 फास्फेट। 3 फास्फेट ग्रुप्स इन लीनियर चेन, कि सीधी चेन में कितने फास्फेट के ग्रुप? 3 फास्फेट के ग्रुप। ये एटीपी की डायग्राम है। अब आपकी किताब डायग्राम जिस तरह बताती है, अगर मैं एक फास्फेट को लूँगा यहाँ तक, तो ये स्ट्रक्चर होगी एएमपी की। एएमपी। आप कहेंगे सर एएमपी क्या है? एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। ये 2 तो एडिनोसिन ही कहलाएंगी। अगर एक फास्फेट लगा देते हो तो ये स्ट्रक्चर है एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। मोनो का मतलब होता है 1, एम का मतलब मानो, और मानो का मतलब 1, यानी कि एडिनोसिन है, ये दोनों है। और साथ कितने फास्फेट? 1। अब मैं यहाँ तक अगर इसको ले आता हूँ तो कितने फास्फेट हो गए? अब 2 फास्फेट हो गए। अब कितने फास्फेट हो गए? 2 फास्फेट। सो ये बनेगी एडीपी। इन 2 को बोलेंगे एडिनोसिन, इन 2 को बोलेंगे एडिनोसिन। अब फास्फेट भी कितने हो गए? 2। तो डाई का मतलब क्या होता है? 2। अब मैं टोटल चला जाता हूँ पूरी स्ट्रक्चर की तरफ, और ये बन जाती है आपके एटीपी की स्ट्रक्चर। एटीपी की स्ट्रक्चर बन जाती है, क्योंकि ये 2 क्या कहलाएंगे? एडिनोसिन। और फिर कितने फास्फेट? 1 2 3। टी का मतलब ट्राइफॉस्फेट। टी का मतलब 3 फास्फेट। तो ये पूरी डायग्राम एटीपी की है। यहाँ तक अगर होगी तो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट एएमपी की है, यहाँ तक एडिनोसिन डाइफॉस्फेट की अगर पूरी शो हो जाए तो आपका जो आपका टॉपिक चल रहा है एटीपी
एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के एडिनोसिन है, यानी कि एडिनोसिन में ये दोनों आ जाती हैं और कितने फास्फेट, ट्राइफॉस्फेट, 3 फास्फेट लग गए। तो ये एटीपी के सब यूनिट नाम भी आने चाहिए कि एडेनिन है, दूसरा राइबोज है, तीसरा 3 फास्फेट ग्रुप है। ये सब यूनिट के नेम भी आने चाहिए और पता भी एडेनिन क्या है, पता और राइबोज क्या है और फास्फेट किस तरह लगे हुए हैं। ठीक है, एक इस तरह आएगा कि 3 सब यूनिट लिखो, नाम लिखने होंगे बस। अगला जो क्वेश्चन है कि एटीपी की डायग्राम बनाओ, आपने ये डायग्राम बना देनी जो बुक में बनी हुई है एटीपी की डायग्राम, ये एरोहेड वाली, ये भी आपने बनाने होते हैं साथ। तो ये एटीपी के डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है शार्ट के हवाले से और इसके यूनिट भी इंपॉर्टेंट है। ये पिछले लेक्चर में कवर हुआ था और ये आप इस लेक्चर में हमारी हेल्प करेंगी चीज़ें। देखें, द कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन या कोवलेंट बॉन्ड कनेक्टिंग टू फास्फेट इज इंडिकेटेड बाय द टेल्डे and it is a high energy bond. The covalent bond connecting two phosphate, इधर देखें कि ये 2 फास्फेट हैं, फिर ये 2 फास्फेट है, कि वो कोवलेंट बॉन्ड जो 2 फास्फेट को कनेक्ट करता है उसको इस अलामत से जाहिर करते हैं, इसको क्या कहते हैं, टेल्डी की अलामत। ठीक हो गया। सो द कोवलेंट बॉन्ड होता है फास्फेट ग्रुप्स के दरमियान कौन सा बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड। सो द फास्फेट बॉन्ड कनेक्टिंग, आई एम सॉरी, द कोवलेंट bond connecting the 2 phosphate is indicated by TELD and it is high energy bond तो आपने क्या सीखा, आपने कहा 2 फास्फेट के दरमियान जो कोवलेंट बॉन्ड होता है उसको हम टेल्डी से जाहिर करते हैं और ये बड़ा हाई एनर्जी बॉन्ड होता है, यानी कि इस बॉन्ड में बड़ी एनर्जी होती है। सो ये क्लियर किया आपने। The covalent bond connecting 2 phosphate is indicated by TELDE, ये अलामत जो है, and it is a high energy bond। जब हाई एनर्जी बॉन्ड है, जब टूटेगा तो एनर्जी निकलेगी। The energy in this bond is released as it breaks। अब इस बॉन्ड में एनर्जी कब खारिज होगी, जब ये बॉन्ड टूटेगा। आपने कहा कि इस बॉन्ड में बहुत ज़्यादा एनर्जी मौजूद है। द एनर्जी इन दिस बॉन्ड रिलीज्ड, इस बॉन्ड में जो एनर्जी है वो रिलीज हो जाएगी, खारिज हो जाएगी कब, व्हेन दिस बॉन्ड ब्रेक्स, जब ये बॉन्ड टूटेगा। एंड इनऑर्गेनिक फास्फेट पीआई, आई का मतलब इनऑर्गेनिक, पी का मतलब फास्फेट, तो ये बॉन्ड जब टूटेगा तो एनर्जी निकलेगी और इनऑर्गेनिक फास्फेट गेट सेपरेटेड फ्रॉम एटीपी। जब ये बॉन्ड टूटेगा, ये आपने पहले क्या कहा कि फास्फेट के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड होता है उसको टेल्डी से जाहिर करते हैं और ये जो बॉन्ड है इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है और ये एनर्जी रिलीज होती है कब, जब ये बॉन्ड टूटता है और फिर क्या हो जाता है, इनऑर्गेनिक फास्फेट किससे जुदा हो जाता है, एटीपी से अलग हो जाता है। तो ये इनऑर्गेनिक फास्फेट क्या हो जाता है, एटीपी से अलग हो जाता है। द ब्रेकिंग ऑफ 1 फास्फेट बॉन्ड रिलीजेस अबाउट 7.3 किलो कैलोरी और 7300 कैलोरीज पर मोल ऑफ एटीपी एज फॉलोज। याद रखिएगा बेटा, एक फास्फेट जब टूटता है, जब एक फास्फेट का बॉन्ड टूटता है तो कितनी एनर्जी रिलीज होती है, 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होती है। याद रखना, एक फास्फेट टूटने से, कितना फास्फेट, कितने थे पहले, 3 थे, अब एक फास्फेट बॉन्ड टूटा है तो उस एक फास्फेट बॉन्ड के टूटने से कितनी एनर्जी रिलीज हुई है, 7.3 किलो कैलोरी। अब 7.3 किलो 1000 के बराबर होता है, मैं लिख देता हूँ 1000 किलो के लिए क्या होता है, 10 की ताकत 3 या 1000, आगे कैलोरी लिख दूंगा, ठीक है ना। के की वैल्यू मैंने पुट कर दी है, किलो 1000, 7.3 वैसे लिखा मैंने, किलो की जगह 1000 होता है और कैलोरी आगे लिख दिया। ये एनर्जी का यूनिट है, कैलोरी किसका यूनिट है, एनर्जी का यूनिट है। अब मैथ में आप पढ़ते हो कि जो इशारिया है, ये जो पॉइंट है, इसके अगर ख़त्म करना हो, इसको अगर ख़त्म करना हो तो आप इसके नीचे 1 लगाते हो और फिर इसके नीचे क्या लगाते हो, 0 लगाते हो। सो अब हो गया 73, लेकिन नीचे क्या है 10, ऊपर क्या खड़ा है 1000 और साथ यूनिट क्या है, कैलोरी। अब ये 0 कैंसिल हो जाएगी इस 0 के साथ, तो अब जब मल्टीप्लाई करते हो 73 को 100 से तो जवाब आता है 7300 कैलोरी। सो एक ही बात है, याद रखना 7.3 किलो कैलोरी हो या
7300 कैलोरी हो तो ये सेम चीज़ें होती हैं। 7.3 किलो कैलोरी और 7300 कैलोरी, दे आर द सेम थिंग। ओके, तो एक बांड टूटने से, एक फास्फेट का बांड टूटने से कितनी एनर्जी निकलती है? 7.3 किलो कैलोरी या 7300 कैलोरी। दोनों एमसीक्यूज सही होंगे। अब इक्वेशन से भी जाहिर कर देते हैं कि एटीपी है, उसको वाटर हाइड्रोलाइज करता है, वाटर उसको तोड़ता है और साथ एंजाइम्स भी होते हैं, जिसके नतीजे में एक फास्फेट टूट जाता है, ये फास्फेट चला गया। अब कितने फास्फेट रह गए? बाकी दो। तो दो फास्फेट वाला कंपाउंड क्या कहलाता है? एडीपी, एडिनोसिन डाइफास्फेट। एक फास्फेट चला गया तो बाकी कितने रह गए? दो एडिनोसिन डाइफास्फेट। और एनर्जी निकली साथ। एटीपी जब पानी की मौजूदगी में टूटा, एंजाइम ने तोड़ा, एडीपी बना, साथ इनऑर्गेनिक फास्फेट निकला और साथ एनर्जी खारिज हुई। और एनर्जी कितनी? 7.3 किलो कैलोरी पर मोल ऑफ एटीपी के। एक एटीपी के, एक फास्फेट के टूटने से कितनी एनर्जी निकलती है? 7.3 किलो कैलोरी पर मोल ऑफ एटीपी। और इसकी दूसरी वैल्यू क्या बनेगी? 7300 कैलोरी पर मोल ऑफ एटीपी। सो ये भी ठीक है 7.3, 7300 कैलोरी भी ठीक है। 7.3 किलो कैलोरी या 7300 कैलोरी, ये ठीक है। सो इक्वेशन आपने क्लियर की। एटीपी प्लस वाटर विल गिव अस एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फास्फेट। एक फास्फेट जब निकल गया ना तो अब कितने रह गए? दो फास्फेट रह गए और साथ एनर्जी निकली है। आगे चलते हैं। इन कॉमन एनर्जी रिएक्शन ओनली आउटर मोस्ट ऑफ द टू हाई एनर्जी बॉन्ड्स ब्रेक। ज्यादातर रिएक्शन में, इन कॉमन एनर्जी रिएक्शन, ज्यादातर एनर्जी के रिएक्शन में ओनली द आउटर मोस्ट ऑफ द टू हाई एनर्जी बॉन्ड ब्रेक। बाहर वाले दो अलग हाई एनर्जी बॉन्ड ही टूटते हैं। ज्यादातर रिएक्शंस में बाहर वाले दो फास्फेट के हाई एनर्जी बॉन्ड ही टूटते होते हैं। समझाने के लिए आपको दोबारा मैं यहाँ पे फास्फेट लगा देता हूँ। ज्यादातर रिएक्शन में बाहर वाले दो हाई एनर्जी बॉन्ड ही टूटते होते हैं। पहले ये टूटेगा, उसके बाद अगर फिर भी एनर्जी की जरूरत है तो फिर ये टूटेगा। तो याद रखिएगा ज्यादातर एनर्जी रिएक्शन में बाहर वाले दो फास्फेट बॉन्ड टूटते होते हैं। मोस्ट एनर्जी रिएक्शंस ओनली द आउटर मोस्ट ऑफ द टू हाई एनर्जी बॉन्ड्स दे ब्रेक। कि ज्यादातर एनर्जी रिएक्शन में बाहर वाले दो बॉन्ड ही टूटते होते हैं। एक के टूटने से कितनी निकली थी? 7.3 किलो कैलोरी। जब दूसरा भी टूटेगा तब भी कितनी निकलेगी? उतनी ही निकलेगी। इसके टूटने से कितनी निकली थी? 7.3 किलो कैलोरी। अब इसके टूटने से भी कितनी निकलेगी? 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी निकलेगी। और याद रखिएगा ज्यादातर कौन से बॉन्ड टूटते हैं? बाहर वाले दो बॉन्ड टूटते हैं। When this happens, ATP become ADP। जब पहला बॉन्ड टूटता है, जब पहला फास्फेट टूटता है तो ATP किस में कन्वर्ट हो जाता है? ADP में। याद रखिएगा पहले दो बॉन्ड टूटते हैं और पहले दो बॉन्डों में से पहला बॉन्ड टूटता है। जब पहला बॉन्ड टूटे तो ATP किस में कन्वर्ट हो जाता है? ADP में। और ATP क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जब पहला बॉन्ड टूटता है तो किस में तब्दील हो जाता है? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में तब्दील हो जाता है। एंड वन इनऑर्गेनिक फास्फेट इज रिलीज्ड। और एक इनऑर्गेनिक फास्फेट रिलीज हो जाएगा। जब ATP टूटेगा तो ADP बनेगा और एक साथ इनऑर्गेनिक फास्फेट रिलीज हो जाएगा। सो जब ATP टूटेगा तो ADP बनेगा और एक इनऑर्गेनिक फास्फेट रिलीज होगा और इतनी एनर्जी निकलेगी। इन द सेम केस, इसी तरह ADP इज फर्दर ब्रोकन डाउन। ADP को भी मजीद तोड़ा जा सकता है टू AMP, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट में। याद रखिएगा ATP किस में टूटेगा? ADP में। ATP किस में टूटेगा? ADP में। और ADP किस में टूटेगा? AMP में, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। इसको भी कौन तोड़ेगा? वाटर। और साथ डाइफॉस्फेट था, अब मोनोफॉस्फेट हो गया तो एक फास्फेट किधर गया? इधर रिलीज हो गया। और साथ यहाँ पे भी एनर्जी खारिज होती है। कितनी एनर्जी? 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी। ATP ADP में कन्वर्ट हुआ, यहाँ ADP AMP में कन्वर्ट हुआ। तो दो फास्फेट तोड़े जा सकते हैं। दो फास्फेट जो बॉन्ड है आउटर मोस्ट, उनको तोड़ा जा सकता है। सो इन सम केसेस ADP इज फर्दर ब्रोकन डाउन टू AMP। कुछ हालात में ADP को मज़ीद AMP में तोड़ दिया जाता है।
और AMP एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट है एंड द इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इज रिलीज्ड। और इक्वेशन क्या है, ATP प्लस वाटर विल गिव अस AMP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एंड द सेम एनर्जी। तो याद रखिएगा, बाहर वाला ATP टूटे, बाहर वाला इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, बाहर वाला बॉन्ड टूटे तब भी उतनी एनर्जी निकलेगी, और अगर बाहर से दूसरा टूटे तब भी उतनी एनर्जी लगेगी, और बाहर वाले दो ही टूटते होते हैं। ठीक हो गया, ओके। आगे चलते हैं। सेल्स कॉन्स्टेंटली रिसाइकल ADP। सेल जो है वो मुसलसल ADP को क्या करते रहते हैं, रिसाइकल करते रहते हैं बाय रिकम्बाइनिंग इट विद इनऑर्गेनिक फॉस्फेट टू फॉर ATP। अब हम इन रिएक्शन के अपोजिट पढ़ेंगे। अब जो कुछ हम पढ़ने लगे इन रिएक्शन का अपोजिट पढ़ेंगे कि जो सेल्स होते हैं दे कॉन्स्टेंटली रिसाइकल ADP। सेल मुसलसल ADP को रिसाइकल करते हैं और ADP के साथ क्या मिलाते हैं, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिला देते हैं और इसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, ATP में कन्वर्ट कर देते हैं। सो सेल कॉन्स्टेंटली रिसाइकल ADP बाय रिकम्बाइनिंग इट विद द इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एंड फॉर्मिंग ATP। सेल कॉन्स्टेंटली रिसाइकल ADP बाय रिकम्बाइनिंग इट विद द इनऑर्गेनिक फॉस्फेट टू फॉर ATP। अब हमने ATP को बनाना है, ATP को बनाना है, तो बनाने के लिए भी उतनी एनर्जी लगेगी, बनाने के लिए भी उतनी एनर्जी लगेगी कितनी, जब उसे आपने तोड़ा था, जब आपने उसे तोड़ा था। जब ATP को आपने ADP में तोड़ा था, ब्रेक किया था आपने, जब ATP को आपने ADP में ब्रेक किया था तो कितनी एनर्जी रिलीज हुई थी, 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी। अब आपने ADP से ATP बनाना है तो तब भी आपको कितनी एनर्जी अब लगानी पड़ेगी, यूटिलाइज करनी पड़ेगी, यूज करनी पड़ेगी, वो भी कितनी होगी, 7.3 किलो कैलोरी। सो द सिंथेसिस ऑफ ATP फ्रॉम ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिक्वायर द एक्सपेंडिचर ऑफ 7.3 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी पर मोल। अब ये क्या कह रहा है आपको कि ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, इन दो को जोड़ने के लिए और ATP बनाने के लिए आपको कितनी एनर्जी यूज करनी पड़ेगी, 7.3 किलो कैलोरी। याद रखिएगा। एडिनोसिन डाइफॉस्फेट को एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट करने के लिए आपको कितनी एनर्जी यूज करनी पड़ेगी, 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी यूज करनी पड़ेगी। और इसी तरह एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट को एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट करने के लिए भी आपको उतनी ही एनर्जी यूज करनी पड़ेगी, कितनी, 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी। क्यों? क्योंकि जब ATP को हम तोड़ते थे तो कितनी एनर्जी निकलती थी, ATP को जब हम ब्रेक करते थे तो ADP बनता था, ADP बनता था, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट खारिज होता था और इतनी एनर्जी भी खारिज होती थी, रिलीज होती थी। लेकिन अब आपने ATP बनाना है तो ADP और PI को मिलाना होगा और इन दोनों को मिलाने के लिए और ATP बनाने के लिए 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी यूज करनी पड़ेगी। और इसी तरह एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को मिला के ADP बनता है और इस दोनों को मिलाने के लिए कितनी एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी, कितनी एनर्जी यूज करनी पड़ेगी आपको, 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी यूज करनी पड़ेगी। क्योंकि जब ADP को आप तोड़ोगे दोबारा इन चीज़ों में तब इतनी एनर्जी क्या होगी, खारिज होगी। सो ये कंसेप्ट सेम है, बनाने के लिए भी उतनी एनर्जी लगती है और तोड़ने के लिए भी, बनाने के लिए उतनी एनर्जी लगेगी और तोड़ते वक्त वही एनर्जी खारिज होगी। सो दिस एनर्जी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड स्टफ। अब ये जो एनर्जी आप लगा रहे हो कि ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को आपने मिला दिया, ATP में कन्वर्ट कर दिया, एनर्जी क्या की आपने यूज की, कितनी एनर्जी यूज की, इतनी एनर्जी यूज की। ये एनर्जी कहाँ से आई, रेस्पिरेशन से आई, सेलुलर रेस्पिरेशन से आई। और सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होता है, फूड स्टफ की ऑक्सीडेशन होती है, किसकी, फूड स्टफ, उसकी क्या होती है, ऑक्सीडेशन। इनकी जो खुराक होती है हमारी C6H12O6, उसकी ऑक्सीडेशन कराई जाती है, जिसके नतीजे में CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी बनती है। क्या बनती है, एनर्जी। और इसी एनर्जी को आप यूटिलाइज करते हो इधर। सो ये जो ADP और PI को मिला के ATP में कन्वर्ट किया जा रहा है और 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी यूज हो रही है। ये एनर्जी कहाँ से आई, बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड स्टफ। खुराक के मॉलिक्यूल की ऑक्सीडेशन करते हैं और उसी से एनर्जी हासिल होती है और वही एनर्जी ADP से क्या बना देती है, ATP बना देती है।
So we can summarize that ATP is generated by energy releasing processes and it is broken down by energy consuming process. So ये खुलासा उसने बताया है, ये समझिएगा आप लोग. So we can summarize, उसने कहा हम खुलासा बता सकते हैं कि ATP is generated by those process which release energy. ATP कब बनेगा? ATP जनरेशन कब होगी? ATP कब जनरेटेड होगा? ATP is generated कब? ATP कब पैदा होता है? किन प्रोसेस से पैदा होता है? एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस. एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस कि वो प्रोसेसेस जो कि क्या करते हैं? एनर्जी को रिलीज करते हैं, उसमें ATP बन जाता है. और ATP जो है वो टूटेगा कब? ATP इज ब्रोकन डाउन. ATP को कौन तोड़ेगा? ATP इज ब्रोकन डाउन कब? ATP को कौन तोड़ेंगे? एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस. जिन भी प्रोसेस को एनर्जी चाहिए, जिन भी प्रोसेस में एनर्जी यूज होती है उनको कहते हैं एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेसेस, और उनमें ATP को तोड़ के एनर्जी हासिल की जाएगी. अब ये प्रोसेसेस हैं, ये मुख्तलिफ आमाल हैं, इनको एनर्जी चाहिए, इन्होंने एनर्जी कंज्यूम करना है, तो फिर ATP को क्या किया जाएगा? तोड़ा जाएगा. सो क्लियर कर लें, समरी है ये कि ATP इज जनरेटेड बाय एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस. और ये कौन सा प्रोसेस है? ये आप समझें, फोटोसिंथेसिस समझ लें. ठीक हो गया? सॉरी, रेस्पिरेशन समझ लें. कौन सा प्रोसेस? सेलुलर रेस्पिरेशन. कि सेलुलर रेस्पिरेशन जो है ये एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस है. एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस है और इस प्रोसेस के दौरान ATP को बनाया जाता है. अब ATP इज ब्रोकन डाउन बाय एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस. इसके अलावा हमने मूवमेंट करनी है, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स करनी है, अपनी ग्रोथ करनी है, रिप्रोडक्शन करनी है. तो ये वो आमाल हैं जिसमें एनर्जी इस्तेमाल होती है. तो इन एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस में ATP को तोड़कर एनर्जी हासिल की जाएगी. सो ATP बनेगा एनर्जी खारिज करने वाले आमाल में, और ATP टूटेगा उन आमाल में जिनमें एनर्जी इस्तेमाल होगी. इन दिस वे ATP ट्रांसफर एनर्जी बिटवीन द मेटाबॉलिक रिएक्शन. तो इस तरह ATP क्या करता है? इधर ATP बन जाता है, इधर ATP टूट जाता है. सो मेटाबॉलिक रिएक्शन के लिए ATP क्या करता है? एनर्जी को मुंतकिल करता है. लिहाजा मेटाबॉलिक आमाल के लिए मेटाबॉलिक रिएक्शन में ATP एनर्जी को ट्रांसफ़र करता रहता है. उसी की वो इंफॉर्मेशन है. व्हेन सेल यूज़ एनर्जी टू बिल्ड ATP, जब सेल एनर्जी को यूज़ करते हैं और उससे ATP बनाते हैं, फ्रॉम ADP और ADP फ्रॉम AMP, दे रियली स्टोरिंग एनर्जी एज वी पुट द मनी इन ए बैंक. जिस तरह हम बैंक के अंदर क्या सेव करते हैं? अपनी मनी सेव करते हैं, अपने पैसे सेव करते हैं. जैसे हम अपनी मनी मतलब पैसे हम अपने कहाँ सेव करते हैं? बैंक के अंदर सेव करते हैं. इसी तरह जब AMP से ADP बन रहा हो और ADP से ATP बन रहा हो तो क्या स्टोर होती है? तब एनर्जी स्टोर हो रही होती है. सो जैसा कि बैंक में हम अपने पैसे स्टोर करते हैं, इसी तरह AMP से जब ADP बने और ADP से जब ATP बने तो क्या स्टोर की जा रही होती है? एनर्जी को स्टोर किया जा रहा होता है, एनर्जी को ज़ख़ीरा किया जा रहा होता है. तो ये आपका टॉपिक कवर हुआ. अल्लाह हाफ़िज़.